दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें क्लास 6 का ये 5th चैप्टर है, ठीक है? लंबाई एवं गति का मापन। तो चलिए देखते हैं कि प्राचीन समय में कैसे मापन की जो विधियाँ हैं वो यूज़ करी जाती थी और प्रेजेंट टाइम में कौन-कौन से मेथड हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो एक मापन पद्धति जो बनाई गई है उसका क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे उनकी मदर ने अगर कपड़े वगैरह सिलें तो कपड़ों की नाप दर्जी ने कैसे ली, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम किसी चीज़ को नापना चाहें, जैसे एक मेज़ का उन्होंने अंदाज़ा लिया कि एक मेज़ है, उसको हम कैसे, जैसे बड़े लोग अपना जो है बालिश्त या किसी भी चीज़ का यूज़ करके कपड़े की नाप ले रहे हैं या और भी चीज़ों का नाप ले रहे हैं, उसी तरीके से बच्चों में एक क्यूरियोसिटी आई कि क्या हम किसी मेज़ या किसी भी चीज़ का, फ़िलहाल के लिए इन लोगों ने मेज़ का लिया है, कि उसकी लंबाई हम माप सकते हैं। तो ये सारे बच्चे मिल कर के अपने पंजे का यूज़, जिसे बालिश्त बोला जाता है, उसका यूज़ करके ये लोग नाप रहे हैं। तो देखते हैं कि जब ये लोग नापते हैं, सबने अपने-अपने बालिश्तों की जो है मतलब उससे जब नापा, तो सबका जो मापन था वो अलग-अलग आया। किसी का कम आया, किसी का ज़्यादा आया, किसी का उसके बीच में आया नंबर के, ठीक है? इस तरीके से तो उन लोग में ये उत्सुकता आई कि ये कैसे कम और ज़्यादा कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर उसी तरीके से अलग-अलग लोगों ने बताया कि जो किसान हैं वो खेतों की मापन कैसे करते हैं, पैरों के पंजों की नाप से, ठीक है? तो मतलब पैर के पंजे हैं, उनकी चौड़ाई है और इस तरीके से मतलब अलग-अलग तरीके से जो है हाथों की मुट्ठी से भी या हाथ आधा जो हैंड स्पैन होता है, ठीक है, उससे भी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है पहले ज़माने में, पुराने समय में भी जो मापन होता था लंबाई का, ठीक है? तो उसे इस तरीके से किया जाता था। अब जैसे यहाँ पे एक स्टोरी ऐसे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये बोला गया है, प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुल यानी अंगुली की जो अंगुल की जो चौड़ाई होती है वो बहु अंगुल, ठीक है, धनुष योजन, ये सारे जो तरीके थे जिससे मापा जाता था। उनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला, नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक जो शिल्पकार होते थे वो आज भी अंगुल का प्रयोग उपयोग करते हैं, 3 अंगुल 4 अंगुल इस तरीके से, है ना? सिंधु सरस्वती या हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन जो स्थल हैं, वहाँ पर अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए कि वहाँ पे जब जो है ये मापन प्रणालियाँ जो भी यूज़ करी जाती थी, तो उन बर्तनों में चिन्हों को रेखांकित कर दिया जाता था, ठीक है? तो चलिए अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखिए, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मानक मात्रक क्या होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, अभी हम लोग ने देखा, बच्चों ने भी जो है मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने भी किया, तो ये देखा कि अलग अलग इंसानों की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है? उन्होंने आपस में भी जो है एक दूसरे के पंजे मिला कर देखे, तो किसी के बड़े थे, किसी के छोटे थे, इस तरीके का था। तो मतलब ये था कि हर इंसान की बनावट अलग अलग होती है। अब हुआ ये कि अब जाहिर सी बात है, मापन की जो है तरीका है वो तो डिफरेंट आ रहा है, तो हमें एक मानक जो है मापन चाहिए था, ठीक है? तो उसके लिए क्या हुआ कि आजकल के अगर समय की बात हम करें, तो आजकल उपयोग में लाई जाने वाली जो मात्रक प्रणाली है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, क्योंकि हुआ ये कि ये तो भारत की बात हुई, जब भारत में व्यापार की जो है उससे जब लोग बाहर जाने लग गए, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है, वहाँ पे भी मापन का अलग अलग मेथड होगा। तो इससे ये हुआ कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो कई देशों ने आपस में मिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो है मतलब डिसाइड किया गया, क्योंकि व्यापार तो हर जगह किया जाता था। तो ये डिसाइड किया गया एक ऐसी मापन प्रणाली बनाई जाए जिसे ऑल ओवर जो है वर्ल्ड में उसका उसी को ही ऑथेंटिक माना जाए, ठीक है? तो इसी मात्रक प्रणाली या मापन प्रणाली जो थी, इसी को ही अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहा गया, या फिर इसे एसआई जो है सिस्टम कहा गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का ये जो है संक्षेप है, ठीक है? तो एसआई जो मात्रक है इसी को ही मेन जो है मान लिया गया। अब लंबाई की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम लोग लंबाई की ही बात कर रहे थे, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है और इसे एक प्रतीक भी दिया गया, स्मॉल एम, ठीक है? ये मीटर पैमाना जो है उनके ज़रिए से हम ये समझ सकते हैं। एक चीज़ और दी गई है कि 1 मीटर जो एम है, ठीक है, वो 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी 1 मीटर को हम 100 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं
प्रत्येक भाग को, और ये जो 100 बराबर भागों में जो विभाजित किया गया है उसके हर एक भाग को हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, यानी कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है। और अभी जैसे आप लोग स्केल नॉर्मली जो हम लोग बॉक्स में या मतलब जो एक ज्योमेट्री में हम लोग यूज़ करते हैं स्केल, ठीक है, वो कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है। तो ये एक बेसिक जो है वो दिया गया था, तो उस आधार पर हम जो मीटर है या सेंटीमीटर है इनको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और एक और यूनिट अभी इसके बारे में भी यहाँ पे बात करी जाएगी। तो वहाँ पे देखिएगा जब हम उस स्केल में देखते हैं, ठीक है, ये वाली जो स्केल जो नॉर्मली हम लोग जो ज्योमेट्री वगैरह में यूज़ करते हैं उसमें क्या है, इस एक उसमें अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, अभी हम लोग ने ये देखा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसके 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर लंबाई के भाग को फिर से अगर हम 10 बराबर भागों में विभाजित करें तो उसका उन 10 भागों में, मतलब उन 10 भागों का जो एक भाग होगा उसे हम मिलीमीटर बोलेंगे। यानी यहाँ पे हम एक ये बात कह सकते हैं कि ये जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो मिलीमीटर जो है ये लंबाई का सबसे छोटा मान है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यूज़ दी गई हैं कि जो 1 मिलीमीटर होता है वो 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग के बराबर है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये यहाँ पे 15 सेंटीमीटर लंबाई का पैमाना यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो बड़ी लंबाई है उसको मापने के लिए हम बड़े मात्रक, जिसे हम किलोमीटर कहते हैं, इसका उपयोग कहते हैं। जैसे शहरों के बीच की जो लंबाई है अगर उसे हमें मापना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, किलोमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच की डिस्टेंस, जो कि 1 किलोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। और छोटी लंबाइयों के जो मात्रक हैं उनमें आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर होता है ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी हम देखिए, आपने कुछ पैमानों में एक अन्य प्रकार का अंकन भी देखा होगा। इस पैमाने में यह अंकन इंच कहलाता है। जैसे कुछ ऐसे पैमाने हैं, जैसे यही आप 15 सेंटीमीटर की स्केल को ही अगर आप देखें तो एक साइड में आपका सेंटीमीटर और मिलीमीटर को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, ये पूरा 15 तक की ये सेंटीमीटर हो गए, उनके बीच की जो लाइन है वो मिलीमीटर हो गई। लेकिन आप उसी की दूसरी साइड जब देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी इंच बताती है। ठीक है। तो ये जो पैमाने में 15 सेंटीमीटर की स्केल में दूसरी साइड में जो है मतलब नोट डाउन हुए हैं, ठीक है, ये पैमाने इसे इंच कहते हैं। और 1 इंच जो होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे देखें कि पहले के दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच है, फुट है, इन सभी मात्रकों का यूज़ होता था। आज भी इनका कहीं ना कहीं यूज़ होता है। इसी वजह से 15 सेंटीमीटर की जो ये जो स्केल है इसमें इंच का दिया गया है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक बच्चा है वो क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए अगर हम मेज़ की लंबाई, अब ये जो हमने मानक मात्रक ये सब डिसाइड कर लिया है, ठीक है, इससे अगर मीटर पैमाना जो है उससे अगर मापें तो क्या हमारा जो परिणाम आएगा वो क्या फिर से बदला नहीं है, भिन्न भिन्न तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट ने बोला है नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के लिए पैमाने के उपयोग करने का सही तरीका जानना होगा, तो उसी को ही हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो लंबाई मापने की सही विधि क्या हो सकती है। अब जैसे पेंसिल की लंबाई हमें अगर मापनी है तो हमें 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल हमारी छोटी होती है। ठीक है, तो उस स्केल का हम यूज़ कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर कक्ष की, एक रूम की अगर हमें जो है लंबाई मापनी है तो हमारे पास मीटर पैमाना या फिर ये जो मापन फीते होते हैं, ठीक है, जो लंबाई या दीवारों की जो माप के लिए होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ती है। और इसी के साथ साथ वृक्ष के तने की मोटाई है, या जो मतलब किसी इंसान की कोई दर्जी अगर छाती के आकार का माप ले रहा है तो इसके लिए हमारे पास जो सीधे जो मीटर पैमाने उससे तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास ऐसे होने चाहिए जैसे दर्जी के पास फीते जैसा लचीला मापन जो फीता होता है, इस ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, इससे हम आसानी से वृक्ष के तने की हो या जो है किसी इंसान की छाती की हो तो इसकी माप हम ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि सिचुएशन के हिसाब से मापन पैमाने को उसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ देखना है कि पैमाने को रखने की सही विधि क्या है, क्योंकि मेनली हमें यही देखना है कि जब हम किसी भी चीज़ की लंबाई माप रहे होंगे तो हम स्केल वगैरह जो भी यूज़ करें उसको रखेंगे कैसे। पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिश जिस दिशा में वो वस्तु है उसी की दिशा में रख करके तभी हम मापेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो है वो आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दो स्केल दिखाई गई है।
ये वाला जो है इसमें देखिए स्केल आपकी तिरछी है और जो भी ऑब्जेक्ट रखी गई है उससे ये तिरछे में है, तो हमारी जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिफरेंट हो जा रही हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अनुदिश बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में वस्तु है उसी डायरेक्शन में स्केल को रखा गया, तो एग्जैक्ट हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये है पैमाना रखने की विधि। अच्छा, एक चीज़ और बताई गई है कि पैमाने को पढ़ते समय आँख की स्थिति कैसी होगी। अब जैसे यहाँ पे ये स्केल जो दी गई है इसमें पेंसिल की जो नोक है, तो पेंसिल की नोक के सीध में जो अगर आइज़ होंगी तो हमारी जो वैल्यू है वो एकदम एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, अब आगे देखिए, यदि पैमाने के सिरे टूटे हों तो हम लंबाई का मापन कैसे करेंगे। तो अगर पैमाने के सिरे टूटे हैं और उसमें शून्यांक स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसका उपयोग मापन के लिए जो है अगर हम करना चाहें तभी भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ऐसे पैमाने के लिए किसी हम अन्य जितने भी पूर्णांक है उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए स्केल 0 पे नहीं है, वहाँ पे मान लीजिए ब्रेक हो गई है, 1 पे ब्रेक हो गई है, तो कोई भी अन्य जो हमारा पूर्णांक है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए शून्य स्पष्ट नहीं है तो हमने 1.0 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसका उपयोग हमने जब किया तो इसके उपरांत हम ये करेंगे कि जो हमारा आखिरी या दूसरा जो पाठ्यांक होगा, ठीक है, इस पूर्णांक के पाठ्यांक को हमें घटाना होगा। यानी कि लास्ट वाला जो होगा उससे हम 1 वाले को घटा देंगे, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा बढ़ करके कर रहे हैं ना। अभी हम आगे समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए 10.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने स्केल की जो मापन था वो 1.0 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया था और हमें 10 तक के हमने नापा उसको। तो एग्जैक्टली जो हमारी वैल्यू आएगी वो 10 नहीं आएगी, बल्कि हम 1.0 सेंटीमीटर को 10.4 सेंटीमीटर से जब माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट होगी, यानी 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी जो होते हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए जो स्केल होती है उसमें अंक जो हैं वो अंक बिंदु जो होते हैं वो उभरे हुए यूज़ होते हैं। ठीक है, ताकि उन पैमानों का जो है जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं वो स्पर्श करके उनका महसूस कर सकें। ठीक है, तो ये उनकी हेल्प के लिए इस तरीके के पैमाने आते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। लंबाई लिखते समय मात्रक लिखना ना भूलें। यहाँ पे मात्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, क्योंकि ये जो एसआई सिस्टम यूज़ हुआ इसके लिए मात्रा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। इसी से ही हमें पता चलेगा कोई वस्तु छोटी है, बड़ी है, कैसी है। ठीक है, अतः आपके परिणाम के 2 भाग होंगे। एक तो उसका एक भाग अंक होगा, ठीक है, कि मतलब 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कितनी है, और दूसरा उसका मात्रक हो जाए कि वो सेंटीमीटर में है या मीटर में है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो हम अंग्रेज़ी में लिखते हैं। अगर हिंदी में हम किलोमीटर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में हम इसको KM लिखेंगे, वही इंग्लिश में किलोमीटर ही लिखेंगे। मीटर है तो उसको M से स्टार्ट करेंगे, सेंटीमीटर है तो CM से स्टार्ट करेंगे, और मिलीमीटर है तो हम MM से स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है कि स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया गया है, कैपिटल का यूज़ किया गया है, तो हमें वैसे ही मेंशन करना होगा। मात्रकों को उनके संकेतों के बहुवचन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर्स अपना बढ़ जाएंगे। मतलब ये है कि जैसे किलोमीटर है तो हम किलोमीटर्स नहीं लिख सकते, मतलब कहने का KMS नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये संकेत है वही हम संकेत में यूज़ करेंगे, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करते। अच्छा, अब यहाँ पे बताया गया किसी वक्र रेखा की लंबाई अगर हमें मापनी हो तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे एक घर है, उसमें लाइटिंग हमें करनी है, तो हमें लंबाई में जो है ये जो लाइट है उसको अगर ये वक्र फॉर्म में है, इसकी लंबाई अगर हम मापनी है तो कैसे करेंगे। तो वक्र रेखा की स्थिति में लचीले जो मापन फीते होते हैं या फिर धागे, उनका उपयोग करके हम मापन कर सकते हैं। जैसे धागा है, ठीक है, उसको हमने सीधा करके मतलब धागे से हमने जो लाइट वगैरह जो भी थी वक्र रेखा में जो थी उसको हमने माप लिया, उसके बाद फिर उसको जो धागा था उसको सीधा करके मीटर पैमाने से उसकी लंबाई माप ली। तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि जो वक्र रेखा जो है उसकी लंबाई कितनी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे किलोमीटर की बात भी हमने डिस्कस करी थी, तो स्थिति जो है वो उसमें हम किलोमीटर की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो जो है एक उद्यान है, ठीक है, वहाँ की डायरेक्शन को मतलब कि ये देख रहे हैं कि ये जो उद्यान है, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रैवल टहलने जा रहे हैं, भ्रमण करने जा रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट आपस में ये कहते हैं कि ये जो अपने घर से वो लोग मापन कर रहे हैं। हर स्टूडेंट का घर अलग अलग जो है मतलब कि स्थिति पर है। ठीक है, तो जब वो लोग अपने अपने घर से उद्यान की जो दूरी है उसको जब वो लोग देख रहे हैं तो सबकी जो काउंटिंग है सबकी अलग अलग आ रही है। ठीक है, सबकी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एक निर्धारित बिंदु होना चाहिए। तो उसी को ही यहाँ पे बताया गया है। किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु
ठीक है, कोई एक ऐसी वस्तु जो एक जगह फिक्स है या कोई ऐसा बिंदु जो मतलब फिक्स है, ठीक है, उसके सापेक्ष उससे होते हुए हम किसी भी वस्तु या किसी भी जगह की जो है जो दूरी है उसको निर्धारित कर सकते हैं। वही जो फिक्स बिंदु या वस्तु होगी उसी को हम संदर्भ बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम जो भी वैल्यूज़ निकालेंगे दूरी की वो एग्जैक्ट आएगी। अब जैसे यहाँ पे एक जो है कबड्डी का मैदान बनाने का हुआ, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो एक पॉइंट उनका संदर्भ बिंदु यहाँ पे डिसाइड हो गया, जैसे ये बना दिया गया, एक फिक्स पॉइंट बना दिया गया। ठीक है, तो इस फिक्स पॉइंट से ही वो सारी लाइनें एग्जैक्टली बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उनकी लाइन बराबर बराबर बनेगी। ठीक है, तो यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हमें खींचना है तो इसके लिए हमारे पास फिक्स बिंदु जो पॉइंट है वो होना चाहिए। ओके, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई गई है, देखिए ये है कि किलोमीटर सूचक जो होता है वो यहाँ पे देखिएगा कि एक कोई मतलब कहीं से ट्रैवल मान लीजिए किया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई गई, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से एक डिस्टेंस दिखाई गई है किलोमीटर सूचक पत्थर के आधार पर। तो इसमें ये बताया गया है कि किलोमीटर सूचक पत्थर जो है वो दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं, अतः इस परिस्थिति में दिल्ली जो है वो संदर्भ बिंदु, यानी कि जो दिल्ली है वहाँ से हम कहीं पर जा रहे हैं जहाँ से हम उसकी जो है डिस्टेंस को नोट डाउन करेंगे। तो अब यहाँ पे दिल्ली से अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो दिल्ली में पहले तो जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पर तो कोई किलोमीटर होगा नहीं, वहाँ से जैसे जैसे हम डिस्टेंस अपना बढ़ाते जाएंगे तो ये जो किलोमीटर सूचक पत्थर है उन पर लिख दिया जाता है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ये तय कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मेनली दिल्ली या इंडिया गेट जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या बन गया, संदर्भ बिंदु बन गया। तो यहाँ पे देखिए यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली यानी 70 किलोमीटर दर्शा रहा है, ठीक है, दिल्ली को अगर 70 किलोमीटर दर्शा रहा है वो दिखाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि पद्मा एक स्टूडेंट है, इसकी स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, कि वो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर आ गई है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि कोई भी वस्तु गतिशील है या स्थिर है, इसका हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, कोई वस्तु गति में है ये तब कहा जा सकता है कि जब किसी संदर्भ बिंदु, वही अभी हम लोगों ने जो फिक्स पॉइंट बोला, उसके सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति समय के साथ अगर परिवर्तित होती है तो उसे हम कहेंगे कि वो गति में है। यदि किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह स्थिर नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे एक स्टूडेंट है वो एक बस में ट्रैवल कर रही है, तो वो अगर फिक्स पॉइंट जो संदर्भ बिंदु है वो अगर अपने आप को देखेगी तो देखेगी कि बस में जितने भी जो है मतलब सवारी इसमें बैठे हुए हैं वो सब जैसे पहले बैठे हुए थे वैसे अभी भी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर वो अपने आप को डिसाइड करेगी संदर्भ बिंदु, ठीक है, तो तो वो क्या होगा कि वो नहीं चल रही है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही, गति नहीं कर रही है। लेकिन अगर बाहर की किसी पॉइंट को करेंगे तो वो क्या होगी, मूव कर रही है, क्योंकि वो पहले उसकी जो है डिस्टेंस कुछ और थी और फिर अब कुछ और हो गई है, क्योंकि वो चलती हुई बस में बैठी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वस्तु स्थिर है या गति में है। यदि दीपा स्वयं बस को संदर्भ बिंदु मानती है, स्वयं यानी बस या फिर बस को, ठीक है, संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर हैं बस के अंदर। तथापि यदि वह बस के बाहर की किसी वस्तु को अगर संदर्भ बिंदु मानती है, तो वो एक भवन हो या कुछ भी हो, तो हम ये कहेंगे, क्योंकि वो भवन तो निकल चुका होगा ना, तो हम ये कह सकते हैं कि बस जो है वो क्या है, गति की स्थिति में है। ठीक है, ओके, अब हम गति के प्रकार की बात कर लेते हैं। गति के प्रकार को जानने के लिए यहाँ पे कुछ जो है गतियों के बारे में बताया गया है। जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉक्स है, एक स्टूडेंट बॉक्स को खींच रहा है या धकेल रहा है, सॉरी, तो धकेल रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन में ही सीधा जाएगा, जिधर की तरफ धकेला जा रहा है उधर की, इधर उधर जिगजैग नहीं होगा। तो ये क्या है कि जिस डायरेक्शन में इसको धकेला जा रहा है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी सरल रेखी है। ऐसे ये जो रबर है, इरेजर है, ये नीचे जब गिर रहा है तो सेम सीधी डायरेक्शन में गिर रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स जो मार्च कर रहे हैं वो भी सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये जो फ्रूट है वो जो पेड़ से गिरा है वो भी सीधी डायरेक्शन में ही गिर रहा है। तो यानी कि जो भी चीज़ें अपनी डायरेक्शन के सीध में गिरती हैं इसी को ही हम, और उस समय जो गति अगर कही जाती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ अब और ये दूसरी गति के बारे में बताया गया है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक स्टूडेंट है वो अपने हाथों में एक धागा बांधे हुए है और पत्थर उसकी डोरी के दूसरी तरफ है। जब उसको नचाती है तो ये फिक्स पॉइंट के चारों तरफ नाच रहा है। इस तरीके का जो पथ बनाती हैं, कोई भी वस्तु इस तरीके का पथ बना करके मूव कर रही है तो इसको हम वृत्तीय गति कहेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये तीसरी है, जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति जो होगी वो दोलन गति कहलाती है। यहाँ पे सारी गतियों को रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल के बिहाफ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी आगे हम लोग देखेंगे भी कि कौन सी वस्तु कौन सी गति कर रही है, ये हमें बताना होगा। ठीक है, तो दोलन गति क्या होती है? कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर मूव करती है। जैसे स्टूडेंट है, उसकी माध्य स्थिति इस झूले के बीचों बीच में होगी, लेकिन वो कभी इधर जा रहा है और कभी इधर जा रहा है। सिमिलरली ऐसे जो इरेजर को लटकाया गया, अगर हम उसको मूव करा दें तो ये कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। इसकी दोनों शेडोज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो भी गति होती है इसको दोलन गति कहते हैं। दोलन गति का उदाहरण आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। स्केल को जब बुक्स के नीचे रख दिया गया, उसके बाद ये वाले सिरे को जब मूव किया गया, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे, मतलब इसकी जो मेन जो माध्य स्थिति है उसके इधर उधर मूव कर रहा है, तो ये भी एक दोलन गति का उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, तो वह उस गति की आवर्ती गति कहलाती है। यानी यहाँ पे एक बात बताया गया है, जैसे एक वस्तु यहाँ पे थी, एक टाइम लेकर के वो यहाँ गई, फिर वापस से उस इसी सेम सिचुएशन पे आकर के फिर इधर चली गई, फिर वापस से वहीं आ गई, यानी कि अपनी स्थिति को वो बार बार वो दोहरा रही है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु गति करते समय अपनी गति को फिर से दोहरा रही होती है, तो उसको हम आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वे बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती हैं, और दोलन गति करती वस्तु भी इधर उधर गति करती हैं। वृत्तीय गति की अगर बात करें तो फिक्स पॉइंट की वो इधर उधर ही, और कहीं वो जाती ही नहीं है, तो वो सेम पथ पे बार बार अपना मूवमेंट कर रही है। सिमिलरली अगर दोलन गति की बात करें तो अपनी माध्य स्थिति कभी इधर कभी इधर, ये बार बार ऐसे ही मूव होता है, तो ये भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हैं। इस तरीके की जो गतियाँ जो अपनी गति को बार बार दोहरा रही होती हैं, ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। यानी आवर्ती गति में आपकी वृत्तीय गति, दोलन गति, ये दोनों आती हैं। दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि ये सभी बच्चे जो हैं वो किस तरीके की गतियाँ कर रहे हैं, तो ये तो आपका वर्क हो गया, अब इसको करिएगा। ओके, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।